हेलो फ्रेंड्स, शोकाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फोना सीरीज़ में ये जो है चीरू को आज हम दिखा रहे हैं आपको। तो चलते हैं सीधे इसके बारे में देखते हैं कि ये चीरू है क्या। इससे पहले मैंने ओरिस के बारे में एक वीडियो डाला था, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। और ये सीरीज़ जो है एक लंबी है। कल से मैं क्या करूँगा कि इसको और ज़्यादा जो है मतलब एक ही स्पीसीज़ नहीं रखेंगे, इस पर 5-5, 10-10 स्पीसीज़ को एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों, और इसी तरह से तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। जो जो हमने वादा किया वो पूरा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, डिटेल एनालिसिस की वीडियो थोड़ी सी लेट आ पा रही है क्योंकि मेंटरशिप में मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता है। तो वीडियोज़ वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर भी समझाना होता है उन बच्चों को, और फिर घर आता हूँ तो फिर पीपीटी वगैरह बनाना और ये सब काम करना थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो थोड़ा मैनेज करना दोस्तों, कोशिश करूँगा कि पूरा आपको बहुत जल्दी कवर करा दूँ, ठीक है। तो ये क्षेत्र हम अभी दिखाएंगे, ये मैप अभी हमने लगा रखा है आपको दिखाने के लिए। चीरू के बारे में पहले देख लेते हैं कि चीरू है क्या। ये एक मध्यम आकार का जीव है, आप देख ही रहे होंगे इसको। यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, मध्यम आकार का है, जो मुख्य रूप से तिब्बती पठार पर पाया जाता है। तिब्बत का पठार है, अभी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पाया जाता है। और कुछ क्षेत्र भारत के भी हैं जहाँ पर ऊपर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे लद्दाख है, अक्साई चीन है, ठीक है। और ये उपयोगी भी होता है इसका, जो है जैसे कि आप ऊन वगैरह निकालते हो ना भेड़ से, इसी तरीके से इससे भी एक सहतूस नाम की जो है साल बनती है। तो सहतूस प्राप्त किया जाता है, तो इसको जो है हम लोग सहतूस भी कहा जाता है, इस प्रसिद्ध जिसे सहतूस कहा जाता है। बेहतरीन ऊन के लिए प्रसिद्ध है जिसे सहतूस कहा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। नोट इसके बारे में भी देख लेते हैं। सूत सहतूस जो है ऊन प्राप्त करने के लिए इस जानवर को मारना पड़ता है। अब इसको मारना पड़ेगा तो इनकी संख्या कम होगी, तो इसके लिए कौन आ जाएगा, साइट्स आ जाएगा। आपको पता है कि साइट्स की भूमिका क्या होती है, ठीक है। जब संख्या इनकी कम हो जाएगी तो IUCN भी इसको ध्यान रखेगा कि इसको IUCN निगरानी करने लगेगा, फिर सरकारों पर दबाव डालेगा कि भाई आप इसको ध्यान दीजिए। अगर ये भारत में पाया जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाएगा, 1972 का, आपको पता है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इसका मतलब तीनों हो गए। साइट्स में इसको किस अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 में है। तो भारत में भी पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में ही भले पाया जाता है, तब भी इसको भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। IUCN में ये पहले इंडेंजर्ड में था, फिर सरकारों के प्रयासों से चीन वगैरह ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, तो इसको हमने नियर थ्रेटेंड में रख दिया है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड। अभी हम देखेंगे तो ये क्या है, क्योंकि इसे जीवित जानवर से नहीं उतारा जा सकता। अब देखिए ये जो साल पाया जाता है, जो इसमें साल इसका निकाला जाता है ऊन, तो इसको जीवित में ऐसे मतलब नहीं निकाला जा सकता। जैसे आप सीप से निकाल लेते हो, भेड़ से, इस तरह इससे नहीं निकाला जा सकता। तो इसको मारना पड़ता है, जान से मारोगे तभी इसकी साल निकलेगी। तो इसलिए इनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि इसे जीवित जानवर से नहीं उतारा जा सकता। और इसे ऊन का राजा भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे गर्म और मुलायम ऊन मानी जाती है। कौन, सहतूस। तो सहतूस के बारे में याद कर लो, UPSC के लिए एक ही कथन डाल देगा कि एक पश्मीना सॉल होती है, इसी प्रकार से क्या सहतूस भी सवाल है। इस तरह से कुछ कथन डाल करके लिख देगा, क्योंकि UPSC देखिए एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट UPSC लाइन बाई लाइन लिख देगा। वो आपसे कुछ इधर उधर के नॉलेज से UPSC के सवाल बहुत जल्दी किए जा सकते हैं। फिर भारत में कहाँ मिलता है, तो चीरू, अब सीरीज बात है कि ये उत्तरी लगभग 3200 मीटर ऊपर, 3200 से 5500 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर पाया जाता है। तो सीधी बात है, हमारे यहाँ लद्दाख का क्षेत्र अक्साई चीन है जहाँ पर पाया जाता है। तो यह इसका निवास स्थान बहुत ही सीमित है, इसका मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे लद्दाख में मिल गया, यह मुख्य रूप से लद्दाख के चांग चेनमू घाटी और दौलत बेग ओल्डी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि चांग चेनमू घाटी और दौलत बेग ओल्डी, ये आपको सर्च करना, देखना है। फिर अक्साई चीन में या उन विवादित क्षेत्रों में पाया जाता है जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब देखिए तिब्बत है, तिब्बत में तो ये हर जगह लगभग मिलेगा, ठीक है। फिर अपने भारत में भी लद्दाख वाले क्षेत्रों में मिलेगा, और ये अक्साई चीन है, यहाँ पर कुछ मात्रा मिलेगा। इसका मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये आपको दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम चलते हैं आगे। ऊंचाई यह लगभग 3250 से 5500 मीटर ऊंचाई वाले अल्पाइन मैदानों में पाया जाता है। ऊंचाई वाले जो जैसे टुंड्रा और टैगा जो क्षेत्र होते हैं, तो टुंड्रा टैगा कैसे मिलेंगे, जब आप अक्षांशीय रूप से ऊपर जाओगे। मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब आप ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, मतलब विषुवत रेखा है, इससे ऊपर की तरफ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, तो आपको ऊपर वाले क्षेत्रों में, ठीक है, आपको टुंड्रा जलवायु मिलेगी, ठंडी जलवायु होती है, और टैगा जलवायु मिलेगी, ठीक है, टैगा। और जब आप जमीन से मतलब सतह से ऊंचाई की ओर जाओगे इस तरह से, तो यहाँ पर जैसे जो क्षेत्र मिलेंगे इसी तरह के टुंड्रा टैगा जैसी, तो उनको अल्पाइन क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अल्पाइन मैदानों में मिलता है कौन, चीरू। और ऊंचाई आपको पता चल गई लगभग। तो ये पूछ लेगा, UPSC रख देगा कि लगभग 3000 से 5000 ऐसे लिख देगा नॉर्मल, 3000 5000 की ऊंचाई में मिलने वाला जंतु, ऐसे एक कथन लिखेगा। फिर दूसरा तो कथन डाल देगा कि ये भारत के लगभग सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भारत में सीमित मात्रा में पाया जाता है, यह तिब्बत वाले कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत के अक्षाई और लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से UPSC कथन रखेगा तो कम से कम आप उसको काट सको, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। बाकी इसके संरक्षण की स्थिति मैंने बताई दी, IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड में रखा गया, तो आप देखोगे तो नियर थ्रेटेंड ये आपको दिख रहा है।
मैंने इसको मार्क भी कर दिया है। ये सब PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों। और साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1, मतलब अपेंडिक्स 1 इसको भी बोल सकते हैं, शेड्यूल 1 मतलब पहली सूची में। IUCN पहले से इंडेंजर्ड में था, मतलब इनकी संख्या और कम थी, तो इसको संरक्षण दिया गया तो इसकी संख्या बढ़ गई। लेकिन हाल के वर्षों में चीन के संरक्षण प्रयासों के कारण इसकी आबादी सुधरी है, इसलिए इसे नियर थ्रेटेंड की श्रेणी में रखा गया। तो यूपीएससी ये सवाल पहले पूछता था बहुत ज़्यादा कि किस किस श्रेणी में रखा गया। तो अभी हमारे पास समय है तो हम इसको जान लेंगे, क्योंकि यूपीएससी फिर से सवाल सेम टू सेम दोहरा सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए दोस्तों, पीछे के वीडियोज में मैंने दिखाए, आज मैंने नहीं लगाए प्रश्नों को। फिर इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भारत में इसे अनुसूची 1 में, ये शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसका शिकार व्यापार करने पर सबसे कठोर सजा, अगर कहीं से भी ऐसा पकड़ा जाता है तो उनके पास कठोर कार्रवाई की जाएगी। और साइट्स तो आप जानते ही हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी कुछ फैक्ट के रूप में मैं इसमें डाल दिया हूँ। शहतूश प्रतिबंध, भारत में शहतूश शॉल के निर्माण और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है, क्योंकि इसको मार के, भाई चीरू है, चीरू को मार दिया जाता है, फिर उससे साल निकाली जाती है, उसकी खाल से कुछ ऐसा ऊन से बनाई जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले इसे छूट प्राप्त थी, पहले इसके मतलब जम्मू कश्मीर राज्य ने छूट दे रखी थी कि भाई आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रवास, ये मौसमी प्रवास माइग्रेशन करते हैं, जहाँ मादाएं गर्मियों में बच्चा देने के लिए उत्तर की ओर चली जाती हैं, ठीक है। अब इतना याद रखना कि जैसे मान लो कि अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये पूछ सकते हैं कि जो इनकी मादाएं हैं या चीरू है वो ठंडियों में बच्चे देती हैं, क्योंकि हाथी वाला प्रश्न 2020 में पूछा था यूपीएससी ने, स्पेशल प्रश्न पूछ लिया था, तो इसमें क्या कर दिया उसने, नॉर्मल कर दिया कि गर्मियों में बच्चा देता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। शारीरिक विशेषता, केवल नर चीरू के लंबे काले और घुमावदार सींग होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ऐसे हमने ओरिक्स में भी पढ़ा था, ओरिक्स भी इसी से मिलती जुलती प्रजाति थी। चीरू के साथ सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही ऊंचे और दुर्गम इलाकों में रहता है, इसलिए भारत के आम नेशनल पार्कों, अब आपको पता है कि नीचे भाई मैदानी इलाकों में नेशनल पार्क जो मिलेंगे उसमें तो मिलेगा नहीं, और घने जंगलों वाले इलाकों में नहीं पाया जाता है। भारत में इसका मुख्य निवास स्थान केवल लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में, सीधी बात है। वहाँ पर कौन, लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है बताओ मुझे कमेंट करके, हेमिस है क्या, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। वहाँ पर किसकी बहुतायत है, किस जानवर की, हिम तेंदुआ, याद रखना, हेमिस से ही हिम से याद कर लो, हेमिस हिम तेंदुआ, ठीक। जहाँ यहाँ उन प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी दी गई है, उन प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी जहाँ चीरू पाया जाता है उसकी स्थिति के बारे में। मुख्य क्षेत्र क्या है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, यह लद्दाख में स्थित है और ये भारत में चीरू का सबसे प्रमुख निवास स्थान है। तो ये भी रख सकता है यूपीएससी की, मान लो किसी एक लिख देगा कि एक कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, लिख देगा पहला कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला लिख देगा कि यह काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य के लद्दाख वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा लिख देगा कि इसकी मादाएं जो होती हैं वो गर्मियों में बच्चा देती हैं, और तीसरा लिख देगा कि मादाएं जब बच्चा देती हैं तो वो पर्वतों की ओर चली जाती हैं, मतलब ठंडे वाले क्षेत्रों में चली जाती है, ऐसा कुछ कर देगा। तो ये सब चीज़ें जो है स्पेशल किसी जानवर के विषय में हो सकता है यूपीएससी बना दे प्रश्न। तो ये अभ्यारण्य अपनी ऊंचाई और ठंडे और शीतल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। अब आपको काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी जानकारी मिल गई कि लद्दाख में। अब कोई प्रश्न ऐसा बनेगा तो कम से कम ऑप्शन काटने की स्थिति में आपको मटेरियल मिल गया। फिर चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, यह लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित है। हालांकि यहाँ मुख्य रूप से कियांग जंगली गधे और ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्रेन को आपको पता होना चाहिए, क्रेन हमारे यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं ना, साइबेरियन क्रेन, थोड़ा सा उनकी जानकारी भी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। लेकिन चीरों के कुछ झुंड इसके उत्तरी क्षेत्रों जैसे चांग चेनमो घाटी में देखे जाते हैं। चांग चेनमो हमने पीछे पढ़ ही लिया। हेमिस नेशनल पार्क, वैसे तो हेमिस मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, यहाँ देखो लिख दी दिया, के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में चीरू के प्रवास की संभावना बनी रहती है। हालांकि यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक, ये याद रखना। अब आगे चलते, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में वर्तमान में कोई भी ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। मैंने सब डाल करके इसको अच्छे से चेक किया था कि भाई बायोस्फीयर के बारे में भी पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर तो नहीं जहाँ पर किसी बायोस्फीयर में पाया जाता हो, क्योंकि नेशनल पार्क तो आपको पता चल गया कि हेमिस नेशनल पार्क के आसपास पाया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पाया जाता, छोटा सा थोड़ी संख्या में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। वैसे तो हेमिस मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके कुछ ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में चीरू के प्रवास की संभावना बनी रहती है। भाई क्षेत्र कोई प्राकृतिक रूप से ये है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो है हम लोगों ने उनको जो है भौतिक रूप से अलग कर रखा है कि भाई ये क्षेत्र हमारा स्टेट बांग्लादेश है, ये क्षेत्र हमारा भारत का है, ये पाकिस्तान का है, ये चीन का है, इस तरह से हमने बांट रखा है, लेकिन प्रकृति ने नहीं बांट रखा। तो ये इधर उधर तो जहाँ पर उनको वैसी जलवायु मिलेगी वहाँ पर वो आएंगे। तो हेमिस में मिलते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं मिलते, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व अपने यहाँ कम भी है और ये चीरू ठंडे वाले प्रदेशों में पाया जाता है। तो उस वाले क्षेत्रों में बायोस्फीयर रिजर्व कोई ऐसा है नहीं जहाँ पर ये पाया जाता हो। तो भारत में वर्तमान में कोई ऐसा बायोस्फीयर नहीं है जहाँ पर चीरू मुख्य रूप से पाया जाता हो। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जैसे नंदा देवी, कंचनजंगा हिमालय के अन्य हिस्सों में है, जबकि चीरू मुख्य रूप से लद्दाख के उस पारगमन क्षेत्र ट्रांस हिमालय रीजन मिलता है जो तिब्बत पठार से सटा हुआ है, ठीक। इसलिए आपको पता है कि ये तिब्बत वाले क्षेत्रों में ही मिलेगा, तो वहाँ पर कोई ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है जो इनके लिए अनुकूल हो, ठीक। ये वाला क्षेत्र कुल मिला के ऐसे याद कर लो, ये क्षेत्र गोला लगा दिया, यही वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब इसको मैंने जो है लिख दिया कि यूपीएससी के लिए
वितरण का संक्षिप्त विवरण, जैसे कि लद्दाख में, अब ये राज्य मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है चीरू। वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र चांग, चेनमो घाटी और दौलत बेग ओल्डी, ये याद रखना। अब देखिए पूरा आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए विशेष टिप्पणी, चीरू का अधिकांश हिस्सा लगभग 90% से अधिक चीन में पाया जाता है। चीरू अधिकतर कहाँ पाया जाएगा? चीन में ज़्यादातर है। तो ये यूपीएससी एक कथन डाल सकता है कि चीरू मुख्य रूप से देसी है या स्थानीय भारत में ही पाया जाता है, ऐसा लिख देगा, ठीक है। जैसे वो कथन बहुत लिखता है कि चीरू जो है भारत का स्थानीय पशु है, ऐसा किसको लिख देगा कि केवल भारत में ही पाया जाता है, ऐसे कथन लिखता है ना। आपको पता होगा कि आप लोगों ने जो यूपीएससी के पेपर देखोगे तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि सर जैसा पढ़ा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से यूपीएससी को देखे हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू को उसी तरह से हम लोग गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और भारत में ये केवल गर्मियों के दौरान प्रवास, माइग्रेशन के समय या कुछ विशिष्ट दुर्गम सीमाओं पर ही दिखाई देता है। रोचक तथ्य यह है कि भारत सरकार ने लद्दाख में चीरू के संरक्षण के लिए विशेष रिकवरी प्रोग्राम भी चलाए, क्योंकि इनकी वैश्विक आबादी नियर थ्रेटेंड होने के बावजूद भारत में यह अत्यंत दुर्लभ क्रिटिकल इंडेंजर जैसा व्यवहार है, ठीक है। तो ये वैसे तो भारत के बाहर, मान लो कि ये भारत है, भारत में तो मान लो कि किस में है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, ठीक है। लेकिन भारत से बाहर इनकी संख्या चीन वगैरह में थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये नियर थ्रेटेंड में है, ठीक है। तो भारत के बाहर ये नियर थ्रेटेंड में है, भारत में क्या क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऐसी स्थिति, तो थोड़ा सा इसके लिए भी गौर करना, ठीक है। तो यूपीएससी कभी घुमा करके किसी भी तरीके से प्रश्न बनाएगा तो आप इसके दायरे में जाओगे। तो दोस्तों ये जो है हमने आज डाल दिया, और कल मैं इनकी संख्या बढ़ा दूंगा, कम से कम 5-5, 3-3 तो कम से कम कर ही दूँ, कि जिससे क्या हो कि आराम से आप कवर कर सको। तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।